हेलो गाइस, वेलकम बैक टू श्योर इंक्रीमेंट। आज हम जेआईबी का न्यू सिलेबस की फर्स्ट बुक इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर एंड ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। लेट्स हैव अ लुक कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दिस चैप्टर विल हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का एवोल्यूशन कैसे हुआ ब्रिटिश एरा से पहले और कोविड से पहले और उसके बाद में, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन इकोनॉमी, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडियन इकोनॉमी कैसे डिक्लाइन पे गई, इस बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी 2008 तक कैसी रही, अप्स एंड डाउन्स, एंड आफ्टर 2008 जो 2008 में क्राइसिस आया था, उससे पहले और उससे बाद में जो इंडियन इकोनॉमी पे अफेक्ट पड़ा है उसके बारे में, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो भी चेंजेस आए हैं इंडियन इकोनॉमी में उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का फ्रॉम द स्टार्ट हम देखेंगे कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। सो अकॉर्डिंग टू एंगस मेडिसन एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग इंडिया एंड चाइना कंट्रीब्यूटेड 50.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 1000 एडी। तो अकॉर्डिंग टू एंगस मेडिसन इंडिया और चाइना का टोटल जो जीडीपी में हिस्सा था 50.5% था। कब? इन 1000 एडी। अब 1000 एडी यहाँ एक साल है, जैसे अभी 2023 चल रहा है वैसे ही 1000 एडी है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी आप रिलेट कर सकते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। आप इसे गूगल कर लीजिए, आपको बेटर समझ आ जाएगा। अभी के लिए ये देखिए कि ये ईयर ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट, बाय 1600 एडी दैट फिगर हैड राइजन टू 52%, विद चाइना अकाउंटिंग फॉर 29% एंड इंडिया अकाउंटिंग फॉर 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अब 1600 एडी तक, मतलब 600 साल बाद, ये जो फिगर था 50.5% का, ये 52% तक आ गया था, जिसमें चाइना का जो शेयर था वो 29% था और इंडिया का जो था वो 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी था। A century later, China GDP share had declined while India has risen to 24.4% of world output. A century later, 100 साल बाद चाइना का जो जीडीपी का शेयर था उसमें डिक्लाइन आया। ऑन द अदर हैंड इंडिया का 23% से 24.4% हुआ ऑफ वर्ल्ड आउटपुट। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 24.4% जीडीपी इंडिया का। लेट्स मूव नेक्स्ट। British colonialism altered the dynamics, and by 1820, India's share had plummeted to 16.1%. तो ब्रिटिश रूल आने के बाद, जैसे कि हम सबको पता है हमारी हिस्ट्री, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेके, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडिया का जो रॉ मटेरियल था उसको यूज़ करके इंडिया में इंडस्ट्री लगा के जो गुड फाइनल जो मटेरियल बनता था उसे यूके में ले गए, जिसके कारण इंडिया की जीडीपी में बहुत डिक्लाइन आया। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि बाय 1820 इंडिया का जो शेयर था वो 16.1% रह गया। अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंडियाज कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल जीडीपी रीच 7.3% इन 2021, और अभी 2021 में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इंडिया की जीडीपी है 2021 में वो 7.3% रही। हाउएवर, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया इज रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड only after USA and China. Today, India is one of the world's fastest growing major economies. अब in terms of GDP, purchasing power parity, इंडिया जो है वो थर्ड है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर USA एंड चाइना, और आज के टाइम पर इंडिया इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज। India's economic performance during British Raj was dismal. The British East India Company ignored industrialization in the nation, and infrastructure was created not to industrialize India but to exploit its raw materials. As we talk about, हमने पहले बात किया कि इंडिया का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था ब्रिटिश राज में वो बहुत काफ़ी अच्छा नहीं रहा, डिसमल रहा, बुरा रहा। और जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इग्नोर किया, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाया गया वो इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए नहीं बट इसका जो रॉ मटेरियल्स था उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया। एक्सप्लॉइट एज इन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया, बहुत तेज़ी से उन्हें ख़त्म किया गया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया इकोनॉमिक पिक्चर वॉज इन कंप्लीट डिस्ट्रेस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे, अब 1947, इंडिया की जो इकोनॉमिक पिक्चर था वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, बिकॉज सब कुछ रॉ मटेरियल्स से लेके इम्पोर्टेंट धातु ले लीजिए, इंपॉर्टेंट ग्रेन्स ले लीजिए, इंपॉर्टेंट स्पाइसेस, एवरीथिंग जो भी था वो एक्सपोर्ट कर चुके थे, इंडिया को बिल्कुल खोखला कर चुके थे। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाइम हैड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन सिस्टमिक
सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। अब जो उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, सिंस इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल जीरो हो चुका था, ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इकोनॉमी कंसीडरिंग पर कैपिटा इनकम। देयर आर 4 कैटेगरीज, नेमली लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हायर इनकम। तो वर्ल्ड बैंक ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। जो 4 कैटेगरीज हैं वो है लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हायर इनकम। ये 4 कैटेगरीज हैं। बट इंडिया इकोनॉमी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। जो इंडिया की इकोनॉमी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंडिया की इकोनॉमी किस कैटेगरी में फॉल होती है? लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी, इसके अंदर इंडिया की इकोनॉमी लाई करती है। Countries that have per capita income PCI between $996 and $3895 falls in this classification, and India as of 2019 had PCI of $1891। कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $996 से लेके $3895 इस रेंज में लाई करता है, उन्हें लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में काउंट किया जाता है। और इंडिया का 2019 में पर कैपिटा इनकम जो था वो था $1891, जो इस रेंज में लाई करता है। इसलिए इंडिया को भी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में रखा गया है। इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये हमने पहले पढ़ा। बट इन टर्म्स ऑफ पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, इंडिया रैंक्ड वेरी लो। पीसीआई को लेकर चले तो इंडिया बहुत ही नीचे अभी लिस्ट में है। वही ऑन द अदर हैंड परचेजिंग पावर पैरिटी में देखा जाए तो ये है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। द लो पर कैपिटा इनकम इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एक्सेट्रा। तो जो इसमें बता रहे हैं कि जो लो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की, वो मेनली किस रीजन से है? उसके रीजन दिए गए हैं हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी ज़्यादा होने के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण, बेरोजगारी एंड इलिटरेसी, अनपढ़ता होने के कारण ये लो पर कैपिटा इनकम इंडिया की बताई गई है। इंडिया वॉज ए बैकवर्ड नेशन एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। इंडिया अपने इंडिपेंडेंस के दौरान, सिंस जो हालत ब्रिटिशर्स ने इंडिया की की उसके कारण बहुत ही बैकवर्ड नेशन बनकर रह गया था। द गवर्नमेंट एड्रेस द डेवलपमेंट इश्यूज थ्रू 5-year plans by setting targets and ensuring the allocation of funds for the development of various sectors। तो गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस करने के लिए 5 years प्लान बनाए आफ्टर इंडिपेंडेंस। कुछ 5-year प्लान्स इशू हुए जो हम आगे जाके उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और टारगेट सेट किए गए, और उन टारगेट्स में पर्टिकुलर सेक्टर्स को डिसाइड करके उन्हें फंड एलोकेट किए गए ताकि हर सेक्टर्स प्रॉपरली ग्रो कर सके। A number of factors influence the nature and characteristics of Indian economy. Some of these factors include, कुछ फैक्टर देखें जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी पर फर्क असर पड़ता है। फर्स्ट इज लो पर कैपिटा रियल इनकम। इंडियन की जो लो पर कैपिटा इनकम है, इसके कारण इकोनॉमी अभी इतनी डाउन बताई गई है। सेकेंड, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने के कारण इनके नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी एग्जॉस्ट होते हैं, इसके कारण भी ये एक फैक्टर है जिससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा है। अब हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इसका बहुत बड़ा एक रीजन है। एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से आप समझें कि वे सेक्टर्स जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, जिसमें डायरेक्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें एग्जॉस्ट किया जाता है, उन पे ज़्यादा अब डिपेंड है। एक्सेसिव रिलायंस है, इसके कारण भी इंडियन इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। ए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। मेजर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो गरीबी रेखा से नीचे है, इसके कारण भी इकोनॉमी प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पा रही है। एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सेम रीजन हमने ऊपर पढ़ा कि बेरोजगारी भी इसका एक मेन रीजन है। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमी टिप 2008 एंड आफ्टर 2008। इकोनॉमी 2008 तक कैसी रही और 2008 के बाद कैसी रही। अब 2008 इसमें ये रेफरेंस पॉइंट क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि हमें सबको पता है 2008 में एक लेमन ब्रदर बैंक जो कोलैप्स हुआ था, तो एक ग्लोबल क्राइसिस आया था, इसलिए इस पॉइंट को रेफरेंस लेके आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। 1951 से 1980 तक इकोनॉमी कैसी रही? इंडियाज ग्रोथ रेट वाज स्लो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के 3 decade, 30 साल तक जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो स्लो रही। इन 1978 प्रोफेसर राजकृष्ण coined the phrase Indo rate of growth to describe the slow growth of Indian economy। 1978 में एक प्रोफेसर राजकृष्णा, उन्होंने एक टर्म दिया, एक फ्रेज दिया, हिंदू
रेट ऑफ ग्रोथ, जिसका मतलब जिससे वो बताना चाह रहे थे कि स्लो ग्रोथ हो रही है इंडियन इकोनॉमी की। जैसे कि बताया, द टर्म रेफर्स टू इंडिया प्लान्ड इकोनॉमीज लो एनुअल ग्रोथ रेट विच होवर्ड अराउंड 3.5% फ्रॉम 1950 टू 1980। राजकृष्ण जी का जो फ्रेज था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, उनके अकॉर्डिंग कि जो इकोनॉमी थी इंडिया की 1950 से 1980 के बीच में जो ग्रोथ रेट था वो 3.5% के आसपास था। वाई पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एवरेज 1.3%, और पर कैपिटा जो इनकम ग्रोथ थी वो 1.3% के आसपास ग्रो की गई। नेक्स्ट 1988 टू 1990 का जो टाइम था उस बारे में पढ़ते हैं। ओनली ड्यूरिंग द 6 5 year प्लान 98 to 1985 इंडिया कुड ब्रेक द कर्स ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। जो 6 5 year प्लान गवर्नमेंट के द्वारा 5 year प्लान चलते रहे, उसमें से जो 6 5 year प्लान था जो 1980 टू 1985 तक चला, उस ईयर के दौरान जो प्रोफेसर राजकृष्णा जी ने एक फ्रेज दिया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, उसके चंगुल से इंडिया बाहर निकल पाया। बाहर कैसे निकल पाया? हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच प्रोवाइडेड अ मच नीडेड फिस्कल स्टिमुलस टू इकोनॉमी इज वन ऑफ द फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में ज़्यादा स्पेंडिंग कैसे? फिस्कल स्टिमुलस दिया। फिस्कल स्टिमुलस एज इन मार्केट में और ज़्यादा पैसा डाला गया, जिसके कारण इकोनॉमी ग्रोथ हुई। द लिबरलाइज इम्पोर्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बूस्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स इन द कंट्री। गवर्नमेंट उसी समय दौरान लिबरलाइज इम्पोर्ट पॉलिसीज लाई गवर्नमेंट, जिसमें इंक्रीज इम्पोर्ट हुआ कैपिटल गुड्स का एंड रॉ मटेरियल्स का हुआ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसके कारण लग्जरी गुड्स की प्रोडक्शन होने लगी अपने कंट्री में, जिसके कारण और इकोनॉमी में तेजी से ग्रोथ आया। तो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट 1992 टू 2008। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आ पा रहे हैं, आपको समझ आ पा रही है और आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स कॉलेज के साथ शेयर ज़रूर करें जो अभी जेआईबी की प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट की है। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। दिस इज पॉपुलरली रेफर्ड एज द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड following the 1991 economic crisis. The implementation of reforms and the adoption of LPG, liberalization, privatization, globalization policies paved the way for positive economic outcomes and higher GDP growth rates. इस पीरियड को पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के नाम से जाना गया। अभी 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी की पॉलिसी लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम आया एंड हायर जीडीपी ग्रोथ आई उस पीरियड के दौरान। द इकोनॉमी grew at 6.7% during 8th 5 year plan, 5.3% during the 9th 5 year plan and 7.6% during the 10th 5 year plan. तो जो इकोनॉमी थी वो 6.7% से बढ़ी 8वें 5 year plan में एंड 5.3% से बढ़ी 9वें 5 year plan में एंड 7.6% से बढ़ी 10th 5 year plan में। The main reason for higher growth rate in the 8th plan was increase in inflow of foreign capital, which was a direct result of new economic policy implemented in 1991. जो मेन रीजन था हायर ग्रोथ रेट 8वें 5 year प्लान में, उसका ये था कि इसके दौरान जो इनफ्लो हुआ फॉरेन कैपिटल का, बाहर से फॉरेन डिपॉजिट आता था वो बढ़ा, जिसके कारण विच वॉज ए डायरेक्ट रिजल्ट, इसका रिजल्ट से क्या हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। और इन सबका जो रीजन था वो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में लॉन्च की गई थी। ड्यू टू favorable economic policies and global economic boom, economy experienced rapid growth from 2004 to 5 and 9 to 10. In fact, from 2002 से 2003 and 2003 से 7, India GDP grew at 8.6% annual rate, making it the world's second fastest growing economy after China. अभी इसी इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण जो ग्लोबल इकोनॉमिक बूम था, द इकोनॉमी एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ रेट, इकोनॉमी ने बहुत तेजी से अपने अंदर बढ़ावा किया 2004 और 5 और 2009-10 में। और देखा जाए तो 2002 से 3 और 2006 से 7 इंडिया की जो जीडीपी थी वो 8.6% से एनुअल रेट से बढ़ी 8.6%, मेकिंग इट द वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। पूरे वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया बन चुका था आफ्टर चाइना इस पीरियड के दौरान। Let us move to our next year 2008 to 2021 लेमन क्राइसिस। लेमन एक लेमन ब्रदर बैंक था जो 2008 में कोलैप्स हुआ था। तो अब देखते हैं इकोनॉमी का क्या ट्रेंड रहा 2008 से 2021 तक। In the months following September 2008, India took unprecedented action
In order to mitigate the effects of crisis, the government provide fiscal stimulus to the economy. इन द मंथ्स फॉलोइंग सितंबर 2008 सितंबर के बाद इंडिया ने एक बहुत अच्छा और एक पहले कभी ना लिया गया एक ऐसा एक्शन लिया इन ऑर्डर टू मिटिगेट जो क्राइसिस का जो इफेक्ट था उसे खत्म करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस जो हमने पहले पढ़ा, इकोनॉमी के अंदर पैसे को डाला गया फिस्कल स्टिमुलस, एक जिसे हम कह सकते हैं फिस्कल स्टिमुलस, जिससे हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने मार्केट में पैसा डाला, जिससे मार्केट में पैसा बढ़ने के कारण इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रोथ हुई। The economy was bolstered by three stimulus packages totaling 1.86 lakh crore, 3.5% of GDP. The RBI dramatically eased monetary condition and injecting a whopping 5.6 lakh crore in domestic and external liquidity. जैसे कि मैंने बताया, the economy was bolstered. 3 stimulus packages दिए गए, 1.86 लाख करोड़ का, 5.6 लाख करोड़ का, ऐसे ही एक और स्टिमुलस दिया गया और आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी कंडीशंस को भी ईज किया गया, थोड़ा लाइट किया गया ताकि इकोनॉमी लोग ज़्यादा और आराम से काम कर सके और इकोनॉमी में बूम आए, इकोनॉमी और जल्दी ग्रो करे। द इकोनॉमी रिकवर्ड इम्प्रेसिवली बट एट द एक्सपेंस ऑफ लार्जर फिस्कल डेफिसिट विच कंटिन्यू टू ग्रो बियॉन्ड द लिमिट सेट बाय फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब इस स्टिमुलस के कारण इकोनॉमी ग्रोथ तो बहुत इंप्रेसिवली हुई बट एट द कॉस्ट ऑफ लार्जर फिस्कल डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट था बहुत ज़्यादा हो गया और उस एक लिमिट जो सेट की गई थी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, उससे भी ज़्यादा लार्जर फिस्कल डेफिसिट देखा गया। The fiscal stimulus was never phased out and India allowed the current account deficit to balloon. The previous decade highest economic growth drove credit growth in the system as the economy productive capacity expanded dramatically. In the economy, revolutionary policies such as GST, insolvency and bankruptcy code and corporate tax cuts, demonetization was implemented. इकोनॉमी में रेवोल्यूशनरी कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि आप सब जानते हैं जीएसटी, आईबीसी, कॉर्पोरेट टैक्स कट्स एंड डीमोनेटाइजेशन को इंप्लीमेंट किया गया। प्रायर टू द कोविड-19 पैंडेमिक, इकोनॉमी एवरेज एनुअल ग्रोथ बिटवीन 2008-9 एंड 2019-20 वाज 6.5%। कोविड-19 पैंडेमिक से पहले जो इकोनॉमी का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट था 2008-9 और 2019-20 के बीच वो 6.5% नोट किया गया। Let us move to our next topic. Structural changes in Indian economy. इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए? तो इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कोविड के बाद जो इंडिया की इकोनॉमी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिकली गाइस ये चैप्टर ओवरऑल देखा जाए तो ब्रिटिश पीरियड के आसपास जो इंडियन इकोनॉमी में डिक्लाइन एंड अप ट्रेंड आया उसके बाद के बारे में है, और आफ्टर दैट जो कोविड-19 पीरियड के पहले इकोनॉमी थी, कोविड-19 के दौरान एंड आफ्टर कोविड-19 जो इकोनॉमी ने अपने आप को स्टेबल किया है उस बारे में है। तो यू कैन गो थ्रू दिस चैप्टर। एज सच आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे क्योंकि इस चैप्टर में जो बताया गया है वो 80 to 90% हमें पता है कि कोविड-19 के दौरान क्या कुछ हुआ, कैसे गवर्नमेंट ने किसका स्टिमुलस दिया, कैसे क्या पॉलिसी स्टार्ट की गई है, बट एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो चैप्टर आपको बेटर समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। In the last 4 decades, India has faced major shocks. The 1991 balance of payment crisis, which was followed by major liberalization drive that raised Indian trend growth, 2008 global financial crisis, and the COVID-19 pandemic, which hit India in early 2020s and still unfolding with the impact of trend growth unknown. तो पिछले 4 डेकेड्स में इंडिया ने 3 मेजर शॉक्स को सहा है, जिसमें से पहला 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। उसके बाद 1991 में ही लिबरलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण इंडिया की ट्रेंड ग्रोथ में ट्रेंड आया। द नेक्स्ट 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक आया, जिसे इंडिया में अर्ली 2020 में देखा गया एंड इंडिया उसके कारण अभी भी इकोनॉमी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो जूझ रही है कोविड-19 पेंडेमिक के इफेक्ट के कारण। COVID-19 was declared as pandemic by World Health Organization on March 11, 2020, after being first reported officially in Wuhan, China, towards the end of December 1990. कोविड-19 को WHO ने एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था मार्च 11, 2020 में, और इसका फर्स्ट केस जो ऑफिशियली वुहान चाइना में आया था एट द एंड ऑफ December 19. Since the first COVID-19 case was recorded in Kerala on January 30, India has had 3 waves of infections as on June 2022, pushing its total case load to world second highest. जो इंडिया का फर्स्ट कोविड-19 केस था वो केरला में रिकॉर्ड किया गया था जनवरी 30, 2020 में, और उसके बाद इंडिया में 3 वेव्स इसकी कोविड-19 की देखी गई एज ऑन जून 2022 तक, और जो टोटल केस थे वो पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना इंडिया के हाईएस्ट थे, इन विच मेक्स इंडिया सेकंड हाईएस्ट।
The government of India imposed a stringent lockdown during the initial wave due to the unexpectedness of COVID-19 shock, pushing the peak date to September 16 to 2020, when 0.97 lakh cases were documented. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड लॉकडाउन इम्पोज कर दिया जब इनिशियल वेव कोविड-19 इंट्रोड्यूस हुई थी ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेडनेस, क्योंकि कोविड-19 के बारे में तब इंडिया के पूरे वर्ल्ड में अभी किसी ने बेटर रिसर्च नहीं की थी, किसी को नहीं पता था इसके क्या आउटकम्स और हो सकते हैं। और सितंबर 16 2020 में इंडिया में इसका पीक आया जिसमें रोज 0.97 लाख केसेस कोविड-19 के इंडिया में आ रहे थे। ऑन जनवरी 16 2021 इंडिया लॉन्च इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जनवरी 16 2021 में इंडिया ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। To fight the virus spread, India instituted one of the world most stringent lockdown in 2020. इस कोविड-19 से फाइट करने के लिए इंडिया ने वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ इंडिया में इस कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा उसे इम्पोज किया गया। GDP contractions was more severe in countries with higher stringency index, India, Argentina, Italy and the United Kingdom. और इस stringency के कारण जो GDP contraction था वो इंडिया, अर्जेंटीना, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम में मोस्ट सीवियर सबसे ज़्यादा रहा। Restrictions, lockdowns and rising resilience of both firms and individuals in dealing with infections mitigated the severity of economic damage, and the second wave's economic impact is seen to be 1/3 of the first. जो लॉकडाउन लगे और जो लोगों की रेजिलियंस बढ़ी इसके दौरान इंडिविजुअल्स की, फर्म्स की इस इन्फेक्शन से डील करते हुए, उसने जो सेवेरिटी को, जो कोविड-19 की सेवेरिटी थी उसे कम कर दिया। एंड जो सेकंड वेव आई और उसका जो इम्पैक्ट देखा गया वो फर्स्ट वेव का 1/3 भी नहीं था। फर्दर द इम्पैक्ट ऑफ द थर्ड वेव वाज सिग्निफिकेंटली लोअर देन फर्स्ट एंड सेकंड वेव। फर्दर जो थर्ड वेव आई उसका जो इफेक्ट था उसे नोटिस किया कि वो फर्स्ट और सेकंड वेव से भी कम था। तो जो फर्स्ट वेव का इफेक्ट था वो सबसे ज़्यादा था, सेकंड का उससे कम हो गया, थर्ड का मिनिमल रहेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या रहा, ये जो इमेज है ये IABF की जो न्यू बुक है उसमें से ली गई है। तो आप यहाँ देखिए कि BOP जो क्राइसिस आया था, BOP क्राइसिस में जो GDP था वो 5.1 -5.1 तक गया था ड्यूरिंग 91 एंड 1992। जो 2007 और 8 में क्राइसिस आया उसमें हमने देखा कि ये डिक्लाइन आया हुआ है इसमें, बट जो कोविड-19 का जो डिक्लाइन था वो इन पहले वाले 2 क्राइसिस से सबसे ज़्यादा था। देखिए यहाँ पे -6.4 तक GDP को ले गया वो, इतना GDP इंडिया की नीचे गई। ये जो है ये परसेंटेज दिखाई गई है GDP की और ये ईयर दिखाए गए। तो आप इस ग्राफ को बैठ के स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कोविड-19 के कारण कितना नेगेटिव हमारा इंडिया की GDP गई थी। नेक्स्ट जो सेक्टर वाइज अब जो GDP नेगेटिव में गई वो धीरे धीरे रिकवर भी हुई। जैसे जैसे लॉकडाउन हटाया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, उसके कारण अलग अलग इंडस्ट्रीज धीरे धीरे रिकवर होने लगी। अब इस टेबल से हम समझ सकते हैं कि क्या रेट रहा इंडस्ट्रीज का, और आज भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो ट्राई कर रही है वो कोविड-19 के इफेक्ट्स के बाहर आने। फ्रेंड्स ये टेबल भी हमने IABF की बुक से लिया है, तो आप रेफरेंस के लिए IABF की बुक में ये टेबल देख सकते हैं। जो हमारी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड जो फिशिंग थी, जो प्राइमरी हमारा सेक्टर था, उसमें अगर हम ट्रेंड देखें प्री पैंडेमिक से पहले 2012 और 17 में 3.6% था ग्रोथ, 17 और 20 में 5.2% ग्रोथ हुआ। अब जो ग्रोथ था पैंडेमिक पीरियड में वो 3.3% रहा 2020-21 में, और 21 और 22 में देखें तो 6.7 रहा। तो इसे देखा तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो रेजिलियंट था, मतलब पैंडेमिक का कुछ असर हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं। ऐसे ही माइनिंग और क्वेरिंग में देख सकते हैं आप, ये रेट्स रहे। इसके अंदर जो पैंडेमिक का असर है वो -8.6 तक इसकी ग्रोथ चली गई। मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज में देख सकते हैं। ये जो सेक्टर हैं इनमें अभी रिकवरिंग हो रही है और इनको और रिपेयर अभी समय लगेगा इस कोविड-19 के लॉस से बाहर आने के लिए। सेम यू कैन सी फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर होटल्स, फाइनेंशियल रियल एस्टेट्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा वो ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इन पे पड़ा। एज यू कैन सी 15 -15.3 एंड -22.4 इतना ग्रोथ में डिक्लाइन आया, एंड दीज डिपार्टमेंट्स आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 सिंस आज के टाइम पे भी, आज 31 मार्च 2023 है एंड आज भी इंडिया में कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं। बट सेम थिंग लोगों की जो रेजिलियंस है
कोविड-19 को लेके जो नॉलेज है, जो लोग अपने वैक्सीनेशन के कारण अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, तो उसके कारण ये धीरे-धीरे रिकवर हो रही हैं एंड इसमें थोड़ा मेबी अगले आने वाले 5 से 7 साल में प्रॉपर्ली रिकवर हो जाएँगे। तो लेट अस मूव टू सी व्हाट आर प्रोग्रेसेस कि हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं कुछ, वो हम डिस्कस करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच सेक्टर इज मैक्सिमम टू इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम किसके द्वारा है? टर्सरी सेक्टर के द्वारा। अब टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया इज रैंक डैश इन द वर्ल्ड 2022 एज पर आईएमएफ। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया को क्या रैंक दिया गया है आईएमएफ के द्वारा, विच इज थर्ड। दो टर्म्स थी फ्रेंड्स, परचेजिंग पावर पैरिटी एंड पर कैपिटा इनकम। परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया बहुत ऊपर है, थर्ड पे है, बट जो पर कैपिटा इनकम है उस लिस्ट में इंडिया बहुत नीचे है। एज पर एंगस मेडिसन डेटाबेस, इंडिया शेयर द ग्लोबल जीडीपी वाज डैश इन 1680। एंगस मेडिसन के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी थी इन 1680 वो क्या थी? दैट वाज 27%, 23% सॉरी, 23% थी इंडिया की जीडीपी इन 1680। एज पर वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, इंडिया इकोनॉमी इज ए डैश इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। काइंडली मार्क स्टार ऑन इट कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी भी कहते हैं। लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी, जो एक रेंज दी गई थी $996 से $3,895 के बीच इंडिया का 2019 में $1,891 पर कैपिटा इनकम थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम में लाई करता है। सो गाइज ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें, और अगर कुछ आपकी तरफ से एडवाइस या कुछ विजुअल में, कुछ ऑडियो में कुछ इशू रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आने वाली वीडियो में इसे इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।